So guys, what's up? Welcome back to the channel, and here is a quick video of all the amendments of CMSL, and we are going to cover each and every amendment of the CMSL in a very fast pace. और ये आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये वीडियो को कल जब एग्जाम में जा रहे होगे तब भी देख सकते हो, या फिर जब भी मौका लगे 10-15 मिनट के अंदर ये वीडियो निपटा के सारी अमेंडमेंट्स को जो है वो कवर कर लेना। तो बिना टाइम खराब करे हम लोग फटाफट से सारी अमेंडमेंट्स को समझते चलते हैं। सर, सबसे पहली अमेंडमेंट इन द कैपिटल मार्केट चैप्टर कि वहां पर VCF की डेफिनेशन में एक और वर्ड ऐड किया गया, माइग्रेटेड VCF क्या होता है। अब माइग्रेटेड VCF भी VCF माना जाएगा, तो मैंने बोला ये होता क्या है भाई, व्हाट इज माइग्रेटेड VCF। तो माइग्रेटेड VCF का सीन क्या है कि आपको ये तो पता है कि VCF जो आता है वो कैटेगरी 1 AIF में आता है, पर पहले क्या होता था, पहले अब तो VCF AIF की कैटेगरी में आता है, तो अभी उसको AIF रेगुलेशंस गवर्न करती हैं, पर पहले VCF के लिए सेपरेट रेगुलेशन हुआ करती थी, दैट वाज VCF रेगुलेशन। लेटर ऑन क्या हो गया, AIF रेगुलेशंस आ गई, और उसके बाद जितने VCF बने वो सब AIF के हिसाब से रेगुलेट हुए, यानी कि वो AIF रेगुलेशंस में गवर्न हुए। तो पुराने वाले जो VCF है, जो अभी भी VCF रेगुलेशंस के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड हैं, उनको भी अब माइग्रेट कर दिया जाएगा। उनको कितना टाइम दिया गया सर, 12 महीने दिए गए कि आप 12 महीने के अंदर अंदर इस रेगुलेशन के हिसाब से रजिस्टर हो जाओ। तो ये इसको बोलते हैं माइग्रेटेड VCF। तो जो यहां से यहां ट्रांसफर होने वाले ना, उनको बोलते हैं माइग्रेटेड VCF, यानी कैटेगरी 1 AIF में वो वाले VCF भी VCF माने जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। फिर एक और अमेंडमेंट यहां पर क्या आई कि आप कैटेगरी 2 AIF में देखते थे कि जनरली कैटेगरी 2 AIF लीवरेज यूज नहीं करता, बट 2 केस के लिए अलाउड होता था, फॉर डे टू डे वर्किंग के लिए, या फिर जब परमिटेड होगा तब कर सकते हो। वहां से डे टू डे वाला केस अब कट गया है, डे टू डे वर्किंग के लिए अब ये लीवरेज यूज नहीं कर सकता, अब ये सिर्फ लीवरेज तभी यूज कर सकता है जब परमिटेड होगा, राइट। उसके बाद मैं आता हूं सेकेंडरी मार्केट वाले में, सिर्फ और सिर्फ एक अमेंडमेंट है, दैट इज बीटा वर्जन ऑफ द सेटलमेंट साइकिल। सर व्हाट इज बीटा वर्जन? ट्रायल वर्जन लेकर आए हैं, पहले सेटलमेंट हुआ करती थी T+2, फिर लेकर आए T+1, अभी एक ट्रायल लेकर आए हैं कि T+0 में सेटल करके देखते हैं क्या सेम डे सेटल हो जाए। तो ये अभी सिर्फ 25 शेयर्स पे, 25 स्क्रिप्ट्स पे, एंड इट इज जस्ट अ ट्रायल वर्जन। तो दिस इज कॉल्ड बीटा वर्जन ऑफ द सेटलमेंट साइकिल। फिर उसके बाद सर अगर मैं सेबी वाले केस में देखूं, स्कोर्स वाले टॉपिक पे, तो ये एक स्कोर्स 2.0 करके नया पोर्टल लेकर आए हैं और बोले कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, इंटरफेस और ज्यादा बेटर कर दिया गया, सो दैट आपकी कंप्लेंट्स जल्दी से ऑटो रूट हो जाए, ऑटो एस्केलेट हो जाए और जल्दी से क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए स्कोर्स 2.0 लाए हैं। तो अब जो इन्वेस्टर है अब क्या कर पाएंगे, अब स्कोर्स 2.0 यानी कि नए वाले प्लेटफॉर्म से ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी, पुराने वाले से अब आप नहीं कर सकते। हाउएवर अगर आपने पुराने वाले से ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च कर रखी है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, उसका स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में आया सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट्स पे, मार्क कर लो, गट फीलिंग बोल रही है बैंकर टू एन इशू का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। बैंकर टू एन इशू की डेफिनेशन में कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं। पहले बैंकर टू एन इशू जो होता था वो सिर्फ ये 4 काम लिखे हुए थे कि ये 4 काम करेगा, एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करेगा, अलॉटमेंट वगैरह का काम करेगा, रिफंड का काम संभालेगा। अब यहां पर उसने 2 पॉइंट और क्या ऐड करे कि जो एस्क्रो सर्विसेज होती हैं, यानी जो आप डिफरेंट लॉस के अंदर एस्क्रो अकाउंट देखते हो, बायबैक में, डीलिस्टिंग में, वो सारा भी यही मेंटेन करेगा, और एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगा फॉर IPO से या FPO से जो पैसा उठाया जाता है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाए, उसको भी यही क्या करेगा, मेंटेन करेगा, यानी यही ओपन करवाएगा। एंड सच अदर एक्टिविटीज, और भी कल को चलकर सभी कुछ और स्पेसिफाई कर देगा, तो वो भी इसके अंदर क्या हो सकती है, कवर हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद सर यहां पर और हमको कोई रेलेवेंट देखना नहीं, और कुछ रेलेवेंट नहीं देखना। फिर आप आ जाओ ICDR के अंदर, फिर ICDR के अंदर आ जाओ आप, और ICDR के अंदर आपको जो मेजर है, जो आपकी अमेंडमेंट है, वो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, दैट इज रिटर्न ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करते थे ना, सेबी ने बोला भाई मेरी बात सुन, अगर तूने उसके अंदर कुछ भी ऐसा गंद मारा ना, गंद मारा मतलब कुछ भी ऐसा अनाप शनाप लिखा विच इज नॉट इन द वेरी इजी लैंग्वेज, जो क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ पा रहा, तो हम आपका ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देंगे, फिर आप उसको ठीक करके देना, फिर रीसबमिट करना। तो अगर आप ये ध्यान रखना, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट करोगे तो आपको फाइल जब करना है सिंपल लैंग्वेज में बना होना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए, और ये भी चीज ध्यान रखना, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और इंटेलिजिबल मैनर में होना चाहिए, यानी सामने वाला बंदा समझ सके, ठीक है। सेबी भाई ड्राफ्ट फाइल कर रहे हो तो समझ में भी तो आए ना, तुमने उसके अंदर ही गंद मचा रखा है, ताकि कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामेबाजी कर रखी है ताकि समझ में ही ना आए, और फिर गड़बड़ के चक्कर में जैसा जा रहा है वैसे ही चला जाए और गड़बड़ कर दो तुम आगे जाके, वैसा नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, वेग का मतलब होता है अनक्लियर प्रेजेंटेशन, एम्बिग्यूअस जिसमें क्लैरिटी ना हो, ऐसा कुछ भी चीज मत रखना। अगर ऐसा हुआ तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। हाउएवर जब आपको रिटर्न किया जाएगा ना, तो आप रीसबमिट कर सकते हो, पर आपको रीसबमिशन करते समय फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो तुमको ऐसा लगा ओहो हमारी तो इंसल्ट कर दी, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हमें रिटर्न कर दिया, हम नहीं कर रहे रीसबमिट, मत करो, तो फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि हम रीसबमिट नहीं कर रहे, एक काम करो हमारा तो मनी उतर गया, हम तो पब्लिक इशू नहीं लेके आ रहे, तो हमने जो तुमको ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करते समय फीस दी थी ना, वो फीस तो रिफंड कर दो। फीस रिफंड नहीं होगी, तेरे को रीसबमिट करने बोला है ना, कर ले। अगर तेरे को रीसबमिट नहीं करना तो फीस रिफंड नहीं होगी जो तूने ओरिजिनल वाली फाइल की थी। समझ में आई बात?
हाँ सर। एंड इशूअर जो होगा यानी जो कंपनी होगी विद इन 2 days ऑफ द रीसबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी और पब्लिक अनाउंसमेंट बताएगी कि हमने क्या कर दिया, रीसबमिट कर दिया है। और इशूअर क्या करेगा, रिटर्न इंटीमेशन देगा टू द सेक्टरल रेगुलेटर अबाउट द रिटर्न और अबाउट द रीसबमिशन। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाओ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाले केस में। यहां पर क्या हुआ था, पहले सिर्फ 5 लोग प्रमोटर को सपोर्ट कर पाते थे फॉर द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन और वो लोग 10% तक कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। यहां पे 2 लोगों को और ऐड कर दिया गया, तो ये अमेंडमेंट है। कौन कौन ऐड हो गया, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर जिसके पास कम से कम 5% है पोस्ट इशू कैपिटल का, और ऐसी एंटिटी जो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है अदर देन प्रमोटर बंदा खुद, उसको हटा के एनी एंटिटी ऑफ बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग भी अब सपोर्ट कर सकते हैं, यानी अब टोटल मिलाकर 7 लोग प्रमोटर को सपोर्ट कर सकते हैं, उसका हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं कि तेरा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वैसे तो तुझे करना है 20%, बट हम 10% तक क्या कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। तो 10% के लिए पहले 5 लोग होते थे, अभी 2 लोग यहां पर और ऐड कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद लॉक इन वाले केस में भी वही सेम क्योंकि ऊपर ऐड हुआ तो लॉक इन वाले केस में भी यहां पर इनका नाम जो है वो ऐड हो गया। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन में एक बड़ी अमेंडमेंट क्या है जो पूछ सकते हैं कि आपको पता होगा मिनिमम पीरियड जो होता है सब्सक्रिप्शन का मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज होता है। अगर आपको किसी भी केस में वो अनफोर्सिन केसेस में आपको रिवाइज करना होता है तो फिर आप और थोड़ा सा मिनिमम 3 दिन के लिए तो करते ही हो रिवाइज। तो उन्होंने बोला अगर फोर्स मेजॉर का केस है या बैंकिंग स्ट्राइक या सिमिलर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस का केस है, इस केस में अगर आपको पीरियड को रिवाइज करना है तो मिनिमम 1 दिन के लिए भी क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। यहां मिनिमम 3 दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है सर। फिर उसके बाद आपको यहां पर और एज सच कुछ भी इतना यहां पर रेलेवेंट नहीं है। अगेन मैं बोलूंगा वही प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एसएमई, तो वहां पर भी वही वर्ड्स ऐड हो गए, अकॉर्डिंगली उनके लॉक इन में भी फिर वही 2 लोग ऐड हो गए, क्योंकि वो सेम प्रोविजन है ऊपर भी मेन बोर्ड के लिए भी और इधर एसएमई वाला भी, तो सेम प्रोविजन उधर भी ऐड आपका हो गया है। फिर उसके बाद अगर आप आओगे एनसीएस वाले एनसीएस के अमेंडमेंट्स पे, तो एनसीएस के अमेंडमेंट में एक चीज इन्होंने क्या ऐड करी है कि अगर मान लो कोई कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं, अगर उसको इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन या रीपेमेंट अमाउंट करना है, तो ये करने के लिए जब आप रिकॉर्ड डेट फिक्स करोगे ना, दैट रिकॉर्ड डेट शैल बी एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू दैट डेट ऑफ एक्शन। जिस दिन आप ये चीज करने वाले हो, यानी जिस दिन आप इंटरेस्ट देने वाले हो, डिविडेंड देने वाले हो, पेमेंट करने वाले हो, इससे एटलीस्ट 15 डेज प्रायर आपकी क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए। सो रिकॉर्ड डेट शुड बी एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू दीज कॉर्पोरेट एक्शंस डेट। जिस दिन आप ये कॉर्पोरेट एक्शन करने वाले हो उससे एटलीस्ट 15 दिन पहले आपकी ये डेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कौन, डिबेंचर ट्रस्टी। कब, मेरी बात सुनना, डिबेंचर ट्रस्टी जो होगा जब ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, और ओपनिंग होने से पहले, पब्लिक इशू ओपन होने से पहले बोर्ड को और स्टॉक एक्सचेंज को एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा। अगर आपकी सिक्योर डेट सिक्योरिटी है तो उसका फॉर्मेट पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 में दिया है, अगर अनसिक्योर डेट सिक्योरिटी तो उसका फॉर्मेट पार्ट ए ऑफ शेड्यूल दिस में दिया है। फिर डिवेंचर ट्रस्टी जो होगा जब आप लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करोगे, लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की जाएगी बाय द कंपनी, तो फिर तब दोबारा आप क्या करोगे, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दोगे। अगेन सिक्योर डेट सिक्योरिटी है, सिक्योर डेट सिक्योरिटी है तो पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में फॉर्मेट दिया गया 4 में, और अगर अनसिक्योर डेट सिक्योरिटी तो पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल 4A में क्या दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है। सिंपली वो बोलना चाह रहा है 2 बार ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जाएगा। एक बार कब जा रहा है, जब आप ड्राफ्ट फाइल करोगे एंड प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ इशू, तब पार्ट ए के हिसाब से जाएगा, और उसके बाद जब आप बाद में लिस्टिंग एप्लीकेशन के समय फिर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दोगे तो पार्ट बी के हिसाब से जाएगा। शेड्यूल 4 शेड्यूल 4A, शेड्यूल 4 शेड्यूल 4A, बात खत्म। ठीक है। इसके अलावा और तुमको यहां पर कुछ भी ऐसा खास इसके अंदर कोई बेहतरीन अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है। हाँ सर, हमारे लिए तो नहीं है। फिर आ जाओ एलओडीआर पे। ओ, एलओडीआर में क्या अमेंडमेंट्स है सर, एलओडीआर में क्या अमेंडमेंट है, सुनना। एलओडीआर में अमेंडमेंट है ये वाली, यहां पर इन्होंने टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर, एक ये आ सकता है पेपर में, 100 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर इन्होंने एक ऑब्लिगेशन डाली कि क्या होता है ना, मार्केट में तुम्हारे अगेंस्ट कई सारी रूमर्स आ जाती हैं, कई सारी खबरें फैलने लग जाती हैं कि आपकी कंपनी के अगेंस्ट ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ये सब रूमर्स के चक्कर में क्या होने लग जाता है, प्राइस में मूवमेंट होने लग जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी रूमर मार्केट में आती है तो आपको या तो उसे वेरीफाई करके कंफर्म कर देना है। मान लो तुम्हारी खबर मार्केट में आ चुकी है तो या तो तुम उसे कंफर्म कर दो कि हाँ भाई सही अफवाह फैल गई है, ये वास्तविक बात है, ऐसा हो चुका है, या फिर अगर वो रूमर है तो क्लैरिफाई कर दो कि भाई रूमर है वो। और ये तुम्हें कितने दिन के अंदर करना है, दिन नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर कर देना है। ये तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर करना है, और अभी ये टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, तो ये वाला कंप्लायंस लिख के आना जरूर कि उनके ऊपर एक एप्लीकेशन, उनके ऊपर एक कंप्लायंसेस ये आ चुका है कि भैया आपको क्या करना है, आपको अपने रूमर्स को क्लैरिफाई करना है विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आपको अपने रूमर्स को क्या करना है, क्लैरिफाई करना है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसके अंदर और कौन सी अमेंडमेंट रेलेवेंट है सर, तो अगर मैं बोलूं
यहां पर रेलेवेंट अमेंडमेंट ये वाली है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग्स होंगी, अब वो 180 दिन 80 दिन हटाओ, अब यहां पर इनके बीच का जो गैप होगा वो मैक्सिमम 210 दिन हो सकता है। यानी आपका जो मिनिमम गैप, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मीटिंग्स ऑफ आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग्स होंगी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम 210 दिन हो सकता है। वाओ सर। फिर उसके बाद मैंने ये बोला कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप रेगुलेशन नंबर 29 करोगे प्रायर इंटीमेशन, तो पहले क्या होता था 2 दिन, 5 दिन, 11 दिन, अलग अलग केसेस में अलग अलग होता था। 2 दिन, कभी 2 दिन पहले प्रायर इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, किसी केस में 5 दिन पहले करना होता था, किसी केस में 11 दिन पहले करना होता था। यहां आपको हर केस में अब 2 दिन पहले करना है। और मैंने इसका कोड भी बनवाया था रिवीजन वीडियो में कि डफर बीवी ने एफडी कराई कार बाय करने के लिए, तो वो सारे डफर बीवी ने एफडी कराई कार बाय करने के लिए, वो सारे वर्ड्स जो हैं, वो सारे वर्ड्स आपके ये वाले सारे केसेस को जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वो रिवीजन वीडियो में अपन ने किया था, तो वहां पर ये सारे ध्यान रखना। इन सब केसेस के लिए आपको 2 वर्किंग डेज पहले ही क्या करना है? इंटीमेट करना है टू द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द प्रायर इंटीमेशन। राइट सर। उसके बाद एक सबसे बड़ी अमेंडमेंट और आई, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 की। सर ये रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 की क्या आई है ड्रामेबाजी? मेरी बात सुनना। मान लो मैंने बोला कि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में अगर मान लो कोई ऐसा रूमर आ गया जिसकी वजह से ना ऐसा एकदम प्राइस मूवमेंट हो गया, इममटीरियल प्राइस मूवमेंट हुआ। क्या हुआ? मैंने बोला इममटीरियल प्राइस मूवमेंट हुआ। तो इममटीरियल प्राइस मूवमेंट जब आपका होगा ना, तो आपको क्या करना है? आपको ये इंश्योर कर लेना है कि वो इममटीरियल प्राइस मूवमेंट जो है, एकदम से मान लो प्राइस शूट अप हो गया, मान लो आपका जो रेंज चल रहा था, मान लो फ्लक्चुएशन है, एकदम से ऐसा हुआ कुछ प्राइस में, अब आपका प्राइस चल रहा था 500, 510, 520 और एकदम से प्राइस पहुंच गया 1500, तो ये वाली अमेंडमेंट जो 30, ये जो ऐसा ये जो आया ना आपका मटेरियल प्राइस मूवमेंट, ये 30 सब रेगुलेशन 11 में जो अमेंडमेंट आई है, इसका इंपैक्ट बाकी चैप्टर्स पे भी आया है। इसका इंपैक्ट बाकी चैप्टर्स में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है कि आप बाकी चैप्टर में जाओ जहां पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेते हो आप, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के लिए फिर आप जो ये वाला प्राइस होगा ना, आप इसे कंसिडर मत करना, आप ये वाले प्राइस को कंसीडर मत करना, जो ये आपका ऐसी हरकतों की वजह से एकदम से क्या हो गया, आपका प्राइस मटेरियल प्राइस मूव करा था। ऑल्दो दिस इज द मटेरियल प्राइस मूवमेंट, 500 510 की रेंज का प्राइस एकदम 1500 शूट करेगा तो वो मटेरियल है। बट वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्टेड इवेंट और इंफॉर्मेशन, जो वो मार्केट में खबर ओवर आई, वो रिपोर्टेड इवेंट आया। तो अगर ऐसा सब हुआ है ना, तुम इस प्राइस को क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। ये वाली जो अमेंडमेंट है ना, इसको अभी मैं बायबैक के साथ भी लिंक करके पढ़ाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जब आप बायबैक की अमेंडमेंट पढ़ेंगे ना, तो इसको वहां से लिंक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, एक और चीज इंसर्ट हुई है, बट ये भी मैं बोलूंगा कि उतना रेलेवेंट नहीं है, रीड करके छोड़ सकते हो। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और सीनियर मैनेजमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी शैल प्रोवाइड एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड टाइमली रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज रेज्ड, एक्सप्लेनेशन सॉट बाय द लिस्टेड एंटिटी इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। अगर ये जो ऊपर ये जो हरकतें हुई, तो ये प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी वगैरह जो भी क्वेरीज आएंगी उसका आंसर करेंगे, दैट इज इट। ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज, ये भी उतना रेलेवेंट नहीं है, जस्ट रीड इट आउट एंड स्किप इट आउट। ये क्या बोल रहा है सर? ये सिर्फ इतनी बात बोल रहा है। पहली बात तो ये लग किस पे रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जिन्होंने इशू किए हैं उनका फाइनेंशियल रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर के अंदर ना एक क्यूआर कोड वगैरह पब्लिश कर देना है, जिससे सीधा लिंक वगैरह चला जाए। लिंक पब्लिश कर देना वेबसाइट का ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज, जहां आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, अवेलेबल है। सीधा वहां से वो बंदे लिंक पे क्लिक करके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख सकते हैं, एंड नॉट दैट रेलेवेंट। फिर उसके बाद अगर आप टेक ओवर देखोगे तो अगेन यहां पर भी वही वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की वजह से अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो मटेरियल प्राइस को क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। मैंने बोला ना, इसका इंपैक्ट टेक ओवर पे, बायबैक पे, इन सब चैप्टर्स पे आया। वो जो रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 अमेंड हुआ है ऑफ द एलओडीआर। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो अब आ जाओ इनसाइडर ट्रेडिंग में। इनसाइडर ट्रेडिंग में सर सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें अमेंड हुई हैं? पहला, जो आपकी इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल होती थी, इसकी जो डेफिनेशन थी, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन थी, उसमें इन्होंने लास्ट में कुछ वर्ड ऐड करे। बोले जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी जो मार्केट में जनरली क्या है, अवेलेबल है, जो मार्केट में क्या है, जनरली अवेलेबल है। बट अब इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जो कोई अनवेरिफाइड इवेंट है या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छप गया है। मतलब जैसे सपोज करो कि रिलायंस के बारे में कोई खबर रील्स में चल रही है, इंस्टा रील्स में आ गई, यूट्यूब शॉर्ट्स में आ गई, ठीक है, या न्यूज़पेपर में प्रिंट हो गई, तो क्या हम बोले वो इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल हो गई है? वो अनवेरिफाइड इवेंट है। रिलायंस बोल रहा है हमें नहीं पता ऐसा हमारी कंपनी में कब हुआ, तो वो अनवेरिफाइड इवेंट है। अगर कोई भी ऐसा अनवेरिफाइड इवेंट या इंफॉर्मेशन जो कि प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छप जाती है, तो उसे हम जनरली अवेलेबल नहीं मान लेंगे। अरे कल को मान लो मेरी खबर छप गई अखबार में, ठीक है, मान लो अखबार में ये छप गया कि कुछ भी मेरे बारे में छप गया, तो मैं बोल रहा हूं भाई मैंने वेरीफाई नहीं करा अभी तक उसको, तो क्या वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है? उसको यहां लॉ के हिसाब से पब्लिकली अवेलेबल नहीं मानेंगे।
फिर उसके बाद सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो आई इनसाइडर ट्रेडिंग में, दैट इज इन द ट्रेडिंग प्लान। और ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या अमेंडमेंट आई, मैंने बोला सर पहले ट्रेडिंग प्लान 6 महीने बाद कमेंस होता था, यानी जिस दिन प्लान सबमिट हुआ उसके 6 महीने बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब वो 6 महीने कटकर कितने हो चुके हैं, अब वो हो चुके हैं 120 डेज। यानी जिस दिन ट्रेडिंग प्लान सबमिट होगा वहां से 120 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, वहां से 120 डेज बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो क्लॉज 2 और 3 हुआ करता था वो यहां पर ओमिट हो गया है और कुछ चीजें इन्होंने यहां पर ऐड की हैं। तो मैं आपको बोलूंगा इसके सिंपल नोट्स मैंने जब इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ाया था तो मैंने सिंप्लीफाई थोड़ा सा यहां पे कर दिया था, वो इजीली आप यहां पर देख सकते हो। जो ये ट्रेडिंग प्लान एटलीस्ट 12 महीने का होगा, ये वाली ओमिशन हो गया है। जो 20 डेज प्रायर, 2 डेज, ये वाला सब जो है ये कट चुका है। अब बीच में अमेंडमेंट क्या आई है सर, ये नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सारे नोट्स मिलेंगे जो भी पीडीएफ में यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने बोला क्या, कितनी वैल्यू का ट्रेड करने वाले हो, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का ट्रेड करने वाले हो, क्या नेचर होने वाला है आपके ट्रेड का, स्पेसिफिक डेट बताओ, और अगर डेट नहीं बता सकते तो टाइम पीरियड बता दो किस टाइम पीरियड में ट्रेड करोगे, बट वो टाइम पीरियड 5 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता, और ये चीजें आपको बताना मैंडेटरी होगा। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो ऑप्शनल है, आप प्राइस लिमिट भी बता सकते हो कि कितनी प्राइस, आप एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहे ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक रेंज बता दो। अगर आपको बाय ट्रेड करना है तो बाय ट्रेड करने के लिए अपर प्राइस लिमिट बता दो कि इससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा। सेल ट्रेड कर रहे हो तो लोअर प्राइस लिमिट बता दो कि इससे कम पे नहीं बेचूंगा। जो आप बाय ट्रेड के लिए रेंज निकालोगे ना, तो क्लोजिंग प्राइस जो होगा आपका, जिस दिन आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया है उससे एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उससे 20% हायर ले लेना, तो ये एक रेंज बन जाएगी। दिस विल बी योर बाय ट्रेड की रेंज। और जो आपका ट्रेडिंग प्लान सबमिट हुआ है उससे एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस ले लेना, उससे 20% लोअर पे आ जाना, ये आपकी जो रेंज बनेगी दिस विल बी योर सेल ट्रेड की रेंज, और इस अकॉर्डिंगली आप रेंज कर सकते हो। इनसाइडर को अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर कंप्लायंस ऑफ सम एडजस्टमेंट। अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में या प्राइस लिमिट में, तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कंप्लायंस ऑफिसर का। और ट्रेडिंग डेज जो होंगे, स्टॉक स्प्लिट अकर्ड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ट्रेडिंग प्लान एंड इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो आपको क्या कर देना है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है जहां आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। अगर आपका स्टॉक स्प्लिट वगैरह हुआ है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ट्रेडिंग प्लान आपने सबमिट कर दिया था, उसके बाद कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया, तो इन दैट केस आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो एक तो ये वाली जो अमेंडमेंट है आपकी ट्रेडिंग प्लान वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दिस इज रिटन ओवर हियर, ये मैंने तुमको सारा समझा दिया है। एक चीज यहां पर और क्या अमेंडमेंट आई है इनसाइडर ट्रेडिंग में, कि आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग प्लान एक बार सबमिट हो गया तो वो इररिवोकेबल हो जाता है, आप उसको रिवोक ही नहीं कर सकते। बट अब आप एक केस में रिवोक कर सकते हो, अगर मान लो कि वो ट्रेडिंग प्लान को चेंज करा और टू डेविएट फ्रॉम इट एक्सेप्ट ड्यू टू परमानेंट इनकैपेसिटी और बैंक्रप्सी और ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी मान लो बंदे की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई या बैंक्रप्ट हो गया या ऑपरेशन ऑफ लॉ लग गया, तो इस केस में वो क्या हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है। राइट सर। और एक चीज और ध्यान रखना, इनसाइडर ने जो प्राइस लिमिट सेट की है ट्रेड करने की, इनसाइडर शैल एग्जीक्यूट द ट्रेड ओनली इन दैट लिमिट, विद इन लिमिट आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अगर उससे बाहर करोगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा। एक ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, जब आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया था तो एक चीज यूपीएस आई थी, कोई इंफॉर्मेशन यूपीएस आई थी। जब आपकी ट्रेडिंग 120 दिन खत्म हो गए, अब आपकी ट्रेडिंग कमेंस होने वाली थी, बट वो चीज अभी भी आज भी यूपीएस आई है, तो अभी आपकी ट्रेडिंग कमेंस नहीं होगी फॉर द टाइम बिंग। जब तक वो चीज अभी पब्लिक नहीं हो जाती आपकी ट्रेडिंग अभी रोकी जाएगी, अभी आपका ट्रेडिंग भी क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इसमें एक म्यूल अकाउंट करके नया अकाउंट ऐड किया गया है, कि जो ये डीलिंग वगैरह आप करते थे, या आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हो या म्यूल अकाउंट से भी कर सकते हो। व्हाट इज म्यूल अकाउंट? म्यूल अकाउंट का मतलब होता है, मैंने बोला तू अकाउंट है किसी और का, पर तुझे चलाता कोई और है, ठीक है। अब ये ड्रामा क्या है, ये अकाउंट है मेरा, बट इस अकाउंट को मेंटेन कौन कर रहा है, इस अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कोई ब्रोकर वगैरह, या मैंने किसी को दे दिया। तो अगर उस ट्रांजैक्शन से उस अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन होगी ना, तो दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज अ म्यूल अकाउंट। 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि म्यूल अकाउंट क्या होता है। म्यूल अकाउंट का मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका डीमेट अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट, जो आप एक साथ चलाते हो तीनों चीजें, वो आपने क्या करा, वो है तो किसी और का बट कंट्रोल कर रहा है कोई और पर्सन, तो फिर उसको बोला जाएगा म्यूल अकाउंट। तो डीलिंग जो है वो आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हो, म्यूल अकाउंट से भी कर सकते हो। दिस इज एडेड। फिर मैं आता हूं डीलिस्टिंग के अमेंडमेंट्स पे। सर डीलिस्टिंग के अमेंडमेंट्स में ना मेजर मैं तुमको क्या बोलूं पता है, मेजर अमेंडमेंट तो ये रही भाई, और ये वाली पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में डाली हुई है, तो आप देख सकते हो टेलीग्राम से। सबसे पहली अमेंडमेंट यहां पर क्या आई सर, सबसे पहली अमेंडमेंट ये आई कि सेबी ने रिवर्स बीबीएम के साथ क्या कर दिया, एक फिक्स्ड प्राइस मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, रिवर्स बुक बिल्डिंग से तो डिस्कवर्ड प्राइस जो निकलता था वो सब कुछ वैसा वैसा रहेगा ही, पर आप एक काम और कर सकते हो, क्या आप फिक्स्ड प्राइस दे सकते हो, यानी आप सीधा एक फिक्स्ड प्राइस डीलिस्टिंग का लिए ऑफर कर दो और उसके हिसाब से डीलिस्टिंग करवा लो। बट जो फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस होगा ना, वो कम से कम फ्लोर प्राइस के 15% ज्यादा होना चाहिए, और फ्लोर प्राइस
प्राइस अब आपका रेगुलेशन 8 ऑफ द सेबी टेकओवर कोड के हिसाब से नहीं निकलेगा। इन्होंने फ्लोर प्राइस के लिए भी अपनी रेगुलेशन डाल दी, दैट इज रेगुलेशन 19A, और उसमें तरीका बताया है फ्लोर प्राइस निकालने का। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको जो प्राइस है फ्लोर प्राइस वो निकालना है। पर ये ध्यान रखना, ये एफडीपी वाला कॉन्सेप्ट जो है, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस वाला, ये सिर्फ तभी लग पाएगा अगर शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं, और एक्वायरर को बाउंड टू एक्सेप्ट हो जाएगा अगर उसकी जो पोस्ट ऑफर होल्डिंग है अगर वो 90% तक पहुंच गई और फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस पे उसकी होल्डिंग 90% टच हो चुकी है, तो उसको वो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता। सर फ्लोर प्राइस कैसे निकालेंगे? फ्लोर प्राइस निकाला जाएगा, आप 4 प्राइसेस का हायर ले लो। पहला, जो ये बंदा है इस एक्वायरर ने पिछले 52 हफ्ते में जो भी एक्विजिशंस किए उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ले लो। रेफरेंस डेट से पिछले 26 हफ्ते का जो आपने एक्विजिशंस किया उनमें जो हाईएस्ट प्राइस था वो ले लो, और उसके बाद आप एक एडजस्टेड बुक वैल्यू ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप अगर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो आपके 60 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ले लेना, और अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो फेयर वैल्यू ले लेना। ये 4 वैल्यू में से जो सबसे हायर आएगा ना, ये हायर आपका क्या बन जाएगा? फ्लोर प्राइस। अब मैंने बोला सर ये एडजस्टेड बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? एडजस्टेड बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? और एक चीज ध्यान रखना, पीएसयू के केस में ये एडजस्टेड बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर मैंने बोला ये एडजस्टेड बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल। ए का मतलब सारी एसेट ले लेना, बट ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के इनकी सीधा बुक वैल्यू उठा लो, इन एसेट्स को मत लेना। फिर बोला बी, ज्वेलरी के लिए आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो जो रजिस्टर्ड वैल्यू और असेस करेगा। फिर सी बोला अगर आपको शेयर सिक्योरिटी की वैल्यू लेनी है तो चेक करो वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो उनकी वो ट्रांजेक्शन वैल्यू उठा लो जो स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो रही है एज ऑन द वैल्यूएशन डेट, और अगर वो नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो आप उसकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से एफएमवी उठा लो। फिर उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी उठा लेना और माइनस कर देना एल, यानी कि सारी लायबिलिटीज को माइनस कर देना। पर लायबिलिटीज माइनस करते समय लायबिलिटीज के अंदर आपको क्या क्या नहीं लेना, आपको पेड अप कैपिटल नहीं लेनी, जो आपने डिविडेंड वगैरह के लिए पैसा सेट असाइड कर रखा है वो मत लेना, पर जो डेप्रिसिएशन के लिए कर रखा है वो ले लेना। रिजर्व एंड सरप्लस मत लेना, प्रोविजन मत लेना, कंटीजेंट लायबिलिटी मत लेना, पर एरियर्स ऑफ डिविडेंड की अगर लायबिलिटी कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और रेफरेंस डेट आपको कैसे लेनी है? अगर आपने मार्केट आवर्स के क्लोज होने के पहले ही पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी थी फॉर द डीलिस्टिंग, तो फिर आप उस डेट ऑफ आईपीए वाली को रेफरेंस डेट बना लो। और अगर आपने मार्केट क्लोज होने के बाद या फिर वो डे ऐसा था जो नॉन ट्रेडिंग डे था, उस दिन आपने अनाउंसमेंट की थी अबाउट द डीलिस्टिंग, तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की क्या ले लेना? रेफरेंस डेट लेना, वो आपकी रेफरेंस डेट बनेगी। पर एक और अमेंडमेंट है यहां पर डीलिस्टिंग में, क्या? जो आप यहां पर काउंटर ऑफर देते थे ना, काउंटर ऑफर के लिए इन्होंने कुछ चीजें क्या कर दी हैं? चेंज कर दी हैं। काउंटर ऑफर के लिए कुछ चीजें क्या हुई हैं? चेंज हुई हैं। और काउंटर ऑफर के लिए क्या चीजें चेंज हुई हैं? पहले क्या होता था, आप जनरली सीधा सीधा काउंटर ऑफर दे दो, पर अभी इन्होंने बोला नहीं, कोई बंदा काउंटर ऑफर तभी दे पाएगा जब वो मंजिल के बहुत नजदीक है, एक्वायरर ऑलरेडी 75% के लेवल पे पहुंच चुका है, और जितने पब्लिक शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एटलीस्ट अपना 50% शेयर टेंडर कर दिया था। दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। मान लो मेरे पास 70% शेयर थे, पब्लिक के पास 30% शेयर थे, मेरे पास 70% शेयर थे, पब्लिक के पास 30% शेयर थे, पब्लिक ने सिर्फ 5% शेयर टेंडर किए थे, तो मैं तो 75 पे आ गया, पर पब्लिक ने 30 में से 5 ही करे ना, तो वो 50% कहां हुआ? यानी मुझे 75 पे भी आना है और पब्लिक का 30%, यानी पब्लिक के पास जितना था उसका 50% भी टेंडर होना चाहिए। सपोज मैं 60 पे था, पब्लिक 40 पे थी, तो मुझे तो मेरे को तो 75 पे आने के लिए 15 चाहिए, पर पब्लिक के 40 में से कम 50% यानी 20% शेयर टेंडर होने चाहिए। तो अगर मान लो इसने 25 कर दिए होते तो मेरी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती, मैं भी 75 या उससे ज्यादा पे आ जाता और पब्लिक का भी 50% टेंडर हो चुका है। तो इस केस में आप क्या कर सकते थे? इस केस में आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। फिर मैंने बोला जो काउंटर ऑफर आप दोगे वो कौन से प्राइस पे दोगे? तो बोला जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो निकाल लो और इंडिकेटिव प्राइस, इन दोनों का हायर ले लो। ये जो हायर प्राइस आएगा, इस हायर प्राइस से कम पे आप काउंटर ऑफर नहीं दे सकते, इस प्राइस पे या इससे ज्यादा पे आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। तो मैंने बोला कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना कैसे है? अगर मान लो उसकी खुद की होल्डिंग जो थी, वो बंदे की होल्डिंग जो थी, अगर वो 90% के लेवल तक आ चुका था, तो जितने शेयर टेंडर हुए हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द शेयर्स व्हाट टेंडर्ड, आप उन सबको ले लो। और अगर उसकी खुद की होल्डिंग अभी 90% तक नहीं आई थी तो आप सारे शेयर ले लो जितने टेंडर हुए हैं। और अगर उसकी होल्डिंग 90% या उससे ज्यादा जा चुकी है, वो तो डिस्कवर्ड प्राइस के चक्कर में रिजेक्ट मार रहा है ना, तो अगर वो डिस्कवर्ड प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जितनी होल्डिंग आपकी 90 तक आने के लिए जितने शेयर टेंडर हुए थे, आपकी होल्डिंग को, एक्वायरर की होल्डिंग को 90 तक लाने के लिए जितने शेयर टेंडर हुए थे, उन शेयर की जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वो आप कंसीडर करोगे। ठीक है। और ये जो आपकी अमेंडमेंट आई है ना फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस वाली, इसकी वजह से और भी जगह पर रेगुलेशंस में कई कई जगह जहां जहां रिवर्स बीबीएम होता था, वहां इन्होंने स्लैश कर करके क्या लिख दिया है? फिक्स्ड प्राइस लिख दिया है। तो इसीलिए आपको हर रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट दिख रही है, बट ऐसे जितनी अमेंडमेंट है नहीं। एक प्रोविजन में और पढ़ा देता हूं,
एस्क्रो वाला। पहले क्या होता था, पहले एस्क्रो वाले केस में फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस विच एवर इज हायर, उसका 25% आपको एस्क्रो खोलते ही जमा कराना होता था, क्योंकि सिर्फ रिवर्स बुक बिल्डिंग था। अभी इन्होंने नया मेथड ऐड करा, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस। तो इस केस में इन्होंने एक चीज और क्या ऐड कर दी, इस केस में इन्होंने एक चीज और ऐड करी कि भैया अब अगर आप फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्रोसेस से आ रहे हो ना, तो उस केस में जो आपका फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस था उसके हिसाब से पब्लिक शेयर होल्डर मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसका 25% एस्क्रो में जमा करा देना। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, दैट इज डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। एक लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, इसका काम क्या है, इसका काम है इन्वेस्टमेंट लगाना। कौन सी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में। तो एक लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी में भी पैसे लगा के बैठी है, अनलिस्टेड कंपनी में भी पैसे लगा के बैठी है, और अदर एसेट्स में भी इन्वेस्ट करके बैठी है। तो अगर ऐसी कंपनी जो है इसकी डीलिस्टिंग होगी, तो इसकी डीलिस्टिंग के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोसीजर निकाला। कैसे, इन्होंने ना यहां थोड़ा अजीबोगरीब मेथड दिया है। यहां अजीबोगरीब मेथड क्या दिया है कि ये जो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, इसके यहां पर जो शेयर कैपिटल होगी, तो कुछ इसकी शेयर कैपिटल, मतलब ये कंपनी लोगों से पैसा उठाएगी और आगे क्या कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी। अब इसने इन्वेस्टमेंट कहां लगा रखी है, इसने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है इन द लिस्टेड कंपनी, इन द अनलिस्टेड कंपनी, इन द अदर एसेट्स। मैंने बोला ना, इन द अदर एसेट्स ऑल्सो। तो इसकी कुछ शेयर कैपिटल जो है वो प्रमोटर के पास है, कुछ शेयर कैपिटल जो है वो पब्लिक के पास है। तो इन्होंने बोला अगर ऐसी कोई लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जो है ये डीलिस्टिंग के लिए क्या करेगी, अप्लाई करेगी ना, ये क्या करेगी, डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगी, तो कैसे होगा, तो पता है क्या करेंगे। वैसे तो ये क्या करती, कोई भी कंपनी डीलिस्टिंग करवाती थी तो कैसे करते थे कि आप पब्लिक शेयर होल्डर को पैसे दोगे। इन्होंने बोला तुम पैसे मत दो, तुम्हारे जो ये पब्लिक शेयर होल्डर है ना, तुम लिस्टेड कंपनी में जो तुम्हारे शेयर्स, ये लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने लिस्टेड कंपनी में जो शेयर लगा रखे हैं, तुम इनको शेयर दे दो, और अनलिस्टेड कंपनी में और अदर एसेट्स में जो तुमने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, इसके बदले जो इक्विवेलेंट कैश बनता है वो तुम पब्लिक शेयर होल्डर को दे दो। किसके हिसाब से, उनके एंटाइटलमेंट के हिसाब से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिस्टेड कंपनी जो है उसमें तुमने जो शेयर लगा रखे थे, तुम उनके सीधा शेयर दे दो, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वही दे दो पब्लिक शेयर होल्डर को। और अनलिस्टेड कंपनी में और अदर एसेट्स में जो आपने पैसा लगा रखा था उसकी इक्विवेलेंट कैश दे दो, किसको, पब्लिक शेयर होल्डर को। और उसके बाद हम पब्लिक शेयर होल्डर की जो होल्डिंग है उसको धीरे धीरे सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट लगाकर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करवा देंगे, डीलिस्टिंग करवा देंगे। ये इन्होंने थोड़ा अजीबोगरीब तरीका दिया है। एक लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी अपने जो इक्विटी शेयर जो उसने लिस्टेड कंपनी में लगा रखे हैं उसी को ट्रांसफर कर देगी पब्लिक शेयर होल्डर को अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग। लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जो उसके अंडरलाइन शेयर्स और अदर एसेट्स हैं, किसमें, अनलिस्टेड कंपनीज वगैरह में या अदर एसेट्स हैं, वो पब्लिक शेयर होल्डर को दे देगी। और फिर पब्लिक शेयर होल्डर की जो होल्डिंग है वो सेक्शन 66 के हिसाब से रिड्यूस कर दी जाएगी, और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी जो है डीलिस्टिंग के लिए क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। जब आप डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा एक क्राइटेरिया और पूरा होना चाहिए, दैट इज आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, एटलीस्ट 75% फेयर वैल्यू वाइज, जो आपकी फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है सारी इन्वेस्टमेंट्स की, उसका फेयर वैल्यू वाइज 75% आपका इक्विटी शेयर ऑफ द लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए। ठीक है सर। और आपको और सारी क्या चीजें ध्यान में रखनी है सर, और सारी चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है। मेरे को रेगुलेशन नंबर 1137/94 कंप्लाई करनी पड़ेगी एलओडीआर की। मेरे को ई वोटिंग करानी पड़ेगी, और ई वोटिंग में मेरे को ये इंश्योर करना है वोट कास्टेड इन फेवर जो होने चाहिए बाय द पब्लिक शेयर होल्डर, वो वोट कास्टेड अगेंस्ट के 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होने चाहिए। फेवर वाले वोट अगेंस्ट वाले वोट के 2 टाइम या उससे ज्यादा होने चाहिए। फिर एक चीज और यहां पर समझना क्या, कि जब आप एंटाइटलमेंट रेशियो निकालोगे, तो आप जो एंटाइटलमेंट रेशियो निकालोगे कि किस बंदे को कितने शेयर मिलेंगे, कितना कैश वगैरह मिलेगा, ये सब उस नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख देना। एक ज्वाइंट वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आपको ये फेयर वैल्यू के लिए ना आपको 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से क्या करानी थी, ज्वाइंट वैल्यूएशन करानी थी। तो वो जो ज्वाइंट वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको चाहिए वो आपको ड्राफ्ट स्कीम के साथ क्या कर देनी है, अटैच कर देनी है। और रिपोर्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट मर्चेंट बैंकर जो है ये भी आपको लेनी पड़ेगी कि वो लोग एंटाइटलमेंट रेशियो को कंफर्म कर देंगे। और जो आपके लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के शेयर्स थे, खुद के शेयर आपके कम से कम 3 साल से लिस्टेड होने चाहिए। कंपनी के अगेंस्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं किया गया होना चाहिए बाय द बोर्ड, और कंपनी जब एक बार डिलिस्ट करवा लेगी तो अगले 3 साल तक दोबारा आप रीलिस्टिंग नहीं करा सकते। और अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए था आपको, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, उसका भी जो भी कंप्लायंसेस था वो आपको पूरा करना पड़ेगा। क्लियर। फिर मैंने बोला वही बायबैक वाले केस में फिर वही आगे ड्रामा, जब आप टेंडर मेथड से बायबैक करते हो तो टेंडर मेथड से मैंने बोला ना, प्राइस निकालते समय अगर आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो निकालना होगा, वो निकालते समय वही रेगुलेशन 37 रेगुलेशन 11 वाला जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट था उसको आप क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना।
फिर उसके बाद आप यहां पर एक चीज और समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्या? अगर मान लो एक प्रमोटर है और वो अपनी इंटेंशन दिखा देता है, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, कि मैं बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, अगर वो अपनी ऐसी इंटेंशन दिखा देता है कि मैं बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो उसको हटाकर आपको एंटाइटलमेंट देखनी है। सर कैसे? मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर थे, कंपनी 10,000 शेयर बायबैक करना चाहती है, तो तुम बोलोगे रेशियो विल बी 1:10, रेशियो विल बी 1:10। पर 1 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर तो क्या कर रहा है, प्रमोटर बोल रहा है मेरे पास है और मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, तो इसके शेयर हटा दो, बचे कितने? 90,000। तो अब आप एक तरीके से 90,000 में से 10,000 को बायबैक करने वाले हो, तो योर रेशियो विल बी 1:9। फिर एक यहां पर और अमेंडमेंट आई कि यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रख के चलनी है। रेगुलेशन 17 में जो आप डेट लेते थे कि आपका जो ऑफर स्टार्ट होगा वो विद इन 4 डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा। आप पहले पढ़ते थे कि रिकॉर्ड डेट से 4 डेज के अंदर स्टार्ट होगा, बट वो अब पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, तो पब्लिक अनाउंसमेंट से 4 डेज के अंदर स्टार्ट होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ एक चिल्लर सी अमेंडमेंट है। क्या? मार्केट अब्यूज के अंदर इन्होंने और क्या ऐड कर दिया है कि मार्केट अब्यूज इंक्लूड्स मैनिपुलेटिव, फ्रॉडलेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हिच में कॉन्ट्रावीन द सेक्शन 12A ऑफ द सेबी एक्ट, वो फ्रॉड वाला ड्रामा जो था। और यहां आपकी सारी अमेंडमेंट जो है 30 मिनट्स के अंदर जो है कंप्लीट हो चुकी है। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि 30 मिनट्स के अंदर आपकी ईच एंड एवरी अमेंडमेंट इज टू बी कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड विद इन 30 मिनट्स ओनली। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। डू लाइक द वीडियो, डू subscribe the channel. This is all for today. Thank you so much. Take care. Bye bye. Keep working very hard as someone somewhere is waiting for success. थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। एंड एनी नोट्स यू वांट तो आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। राइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है? चलो बाय बाय।